जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उन्होंने जितना कष्ट सहा, जितना दंश कहा, अभी हाल के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर बीजेपी जब एक ऐसे दौर से गुजर रही थी बंगाल में, ऐसे में बीजेपी के लिए काम करना, ग्राउंड लेवल पे काम करना। महिला भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में वैसे भी कैडर नहीं था। जाहिर सी बात है, कैडर आयातित ही हो सकता था। आप नहीं भूल सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ का हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, डिग्निटी का सवाल, आइडेंटिटी का सवाल, घुसपैठियों का सवाल, तमाम तरह के मुद्दे रहे हैं। अमित शाह ने मंच से भी कहा ये घुसपैठियों वाली बातें अब नहीं चलेंगी। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और रूपा गांगुली बनेंगी उप मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल को उनका नेतृत्व मिल गया है, नई सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ गया है और रूपा गांगुली महाभारत की द्रौपदी, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने तब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जब भारतीय जनता पार्टी उस दौर में थी जब टीएमसी के गुंडे बताए जाते थे। कहा जाता था टीएमसी के लोगों ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कवायद जो है वो मचा रखी है पूरे प्रदेश में। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के बाद और रूपा गांगुली के बाद क्या कुछ होगा, इस पर समीक्षा करेंगे। सबसे पहले शशांक श्रीवास्तव से बात करेंगे। शशांक जी, शुभेंदु अधिकारी को लेकर के क्या ये लगता था कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे? क्या पहले से भी ऐसा लग रहा था? अब तो चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके भाषणों से, उनके तौर तरीकों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका दंडवत प्रणाम करना, क्या वो सब चीज़ें इस बात के लिए इशारा थी कि शुभेंदु अधिकारी ही चेहरा होंगे? जिसने जितना कष्ट सहा है वो उतना सुख पाएगा, एक बात कही गई है। वैसे तो भजनों में कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में अगर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिवेश को देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें, कांग्रेस, टीएमसी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उन्होंने जितना कष्ट सहा, जितना दंश कहा, अभी हाल के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर उनके साथ में जो कुछ हुआ वो वास्तव में दंश ही था। वो जो दंश झेल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो कब किसको कहाँ और कैसे स्थान दे दे, वो स्थान दे दे जो अपेक्षा नहीं की गई है। तो शायद वही स्थान और वही उस अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य से ऊपर जा करके शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, क्योंकि वहाँ की जो लोकल राजनीति है वो शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द होकर ही गुजरती है। तो सीधे तौर पर अन्य जगहों की अपेक्षा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को वो चेहरा बना है, क्योंकि वो वहाँ टीएमसी में भी रहे वो और उस राजनीति को, वो उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बहुत ही करीब से जानते हैं। वहाँ की हालिया राजनीति जो है उससे वो कहीं से अछूते नहीं हैं। वो वहाँ की स्टैटिक्स जानते हैं, वो वहाँ के पॉलिटिक्स जानते हैं, वो वहाँ की डिमांड जानते हैं, वो वहाँ की सप्लाई जानते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अभी आपने बात की, योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम करना, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात से कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो जहाँ जाते जीत दिलाते। जीत बड़ी है, नो डाउट। इसके बाद में शुभेंदु अधिकारी की बात क्यों करें तो शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा चेहरा है जो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं एकदम फिट बैठते हैं दीदी के सामने, फिट बैठते हैं। अब बात करते हैं रूपा गांगुली की। विजय जी के पास में आऊं उससे पहले, रूपा गांगुली का चयन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसके पीछे आपको क्या क्या वजह नजर? रूपा गांगुली का जो चयन किया है बीजेपी ने, महिला है, इससे बड़ी वजह कुछ नहीं हो सकती है। और वो महिला एक लोकप्रिय महिला, सांस्कृतिक महिला, संस्कारी एक महिला के रूप में उनको देखा जाता रहा है। उनका राजनीतिक कैरियर, बीजेपी जब एक ऐसे दौर से गुजर रही थी बंगाल में, ऐसे में बीजेपी के लिए काम करना, ग्राउंड लेवल पे काम करना, लोगों की समस्या सुनना, महिलाओं के फैक्टर्स क्या हैं वो एक तरीके से बताना। तो रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम बनाने का जो फैसला है, महिलाओं के लेके, महिला आरक्षण बिल को लेके, महिलाओं जो जैसा विपक्षी दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर एक आक्रोश है महिलाओं को लेके, तो बीजेपी महिला डिप्टी सीएम लेके आने का ये सारा एक फैक्टर काम कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा हो गई, सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके सबसे ज़्यादा मामले होते रहे, आज ही कल मामला आप नहीं भूल सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ का हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, डिग्निटी का सवाल, आइडेंटिटी का सवाल, घुसपैठियों का सवाल, तमाम तरह के मुद्दे रहे हैं। अमित शाह ने मंच से भी कहा ये घुसपैठियों वाली बातें अब नहीं चलेंगी, हटाए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बुलडोजर वाला मॉडल बंगाल में भी चलेगा।
तो इन सब चीजों के मद्देनजर आपको लगता है कि रूपा गांगुली का महिला के रूप में चयन होना ही था? देखिए, भाजपा पहले से पता है लोगों को कि भाजपा का एक भी कार्यकर्ता कब डिप्टी सीएम बन जाए, कब मिनिस्टर बन जाए, कब एमएलए बन जाए, कब एमपी बन जाए, कब कौन कितना खास हो जाएगा, इसका हमेशा से बीजेपी ध्यान रखती रही है। तो उसमें रूपा गांगुली भी है। रूपा गांगुली की जगह कोई और भी महिला हो सकती है। अभी डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं हुआ, हो सकता है भाजपा क्या कर रही है, किस मुद्दे पे काम कर रही है, तो बीजेपी का अनसर्टेन कोई चीज कर देती है, लोगों को लगता है। अच्छा विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रूपा गांगुली के रूप में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में 2020 में आए, 6 साल से वो काम कर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द चयन, उनका वाक्य विन्यास सब भारतीय जनता पार्टी का है आज की डेट में दिख रहा। लेकिन क्योंकि कैडर नहीं मानेंगे हम उनको, तो क्या हम रूपा गांगुली को कैडर मान सकते हैं कि रूपा गांगुली के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना कैडर लेके आ गई, महिला भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में वैसे भी कैडर नहीं था। जाहिर सी बात है, कैडर आयातित ही हो सकता था। शुभेंदु अधिकारी हों, रूपा गांगुली हों और बड़े नाम श्रमिक भट्टाचार्य हों, कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी के तो हैं लेकिन वो पार्टी के रहे नहीं हैं कभी, वो कहीं ना कहीं से आए ही हैं। चाहे कोई भी नेता हो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास, वो बड़ा कैडर बेस नेता नहीं रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो सांस्कृतिक परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई, वो पृष्ठभूमि शुभेंदु अधिकारी के काफ़ी नज़दीक है। उनका परिवार काफ़ी संभ्रांत माना जाता है, नामचीन परिवार है, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके का कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जल्दी ग्रहण कर सकता है। यानी पार्टी की जो पार्टी लाइन है उस पर चलने के लिए शुभेंदु अधिकारी सबसे मुफीद हैं। और आप ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में एक अगर ऐसा नेता है जो ममता बनर्जी को एक नहीं 2 बार हरा सकता है, यानी 2021 में भी हराया, 26 में भी हराया और एक नहीं 2-2 सीटों पर हराया और 15,000 के मार्जिन से हराया, तो आप उसको हल्का नेता कतई मत समझिए। आने वाले समय में जिस तरीके की जो बंगाल की पृष्ठभूमि है कि जहाँ सीपीएम 26 साल, ममता बनर्जी 15 साल, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा भी 20 साल वहाँ हो सकता है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास के एजेंडे पर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है डबल इंजन की सरकार यहाँ भी और वहाँ भी विकास तो करेगी। और विकास का फायदा अगर आम जनता तक पहुँचा तो शुभेंदु अधिकारी अगले 15 साल तक कॉन्फिडेंट है। आप कमजोर नहीं मानते शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी? बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि पॉलिटिक्स में जनता ही पैमाना है, चुनाव ही पैमाना है। अगर चुनाव के पैमाने पर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी से बड़ा नाम पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नहीं है बंगाल में। ठीक बात है। हम शशांक जी के पास जाते हैं। शशांक जी, डिप्टी सीएम के रूप में रूपा गांगुली एक सशक्त अभिनेत्री की छवि, लोकप्रियता है उनकी, निश्चित रूप से वो जो अभिनय क्षेत्र में उनका कार्य है उसकी वजह से जन जन जानते। बंगाल में कोई ऐसा नहीं जो रूपा गांगुली को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उनके फेस को भी नहीं समझता, ऐसा कोई नहीं है, सबको पता है रूपा गांगुली। और फिर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के अध्यक्ष रहना, कैडर के रूप में काम करना, राज्यसभा सांसद के रूप में आके प्रदेश की बात भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना, और अब डिप्टी सीएम। तो रूपा गांगुली को अब कितना जरूरी, कितना अहम और कितना भारतीय जनता पार्टी का सही फैसला माना? देखिए, साफ तौर पे कहना अमरीन जी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आपने रूपा गांगुली की बात की, वे विभिन्न पदों पे रहीं और सर्वोच्च सदन में जा करके उन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, तो कहीं ना कहीं और अभी का जो वर्तमान परिवेश है उस पर डिमांड महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को लेकर, बिल को लेकर जो विरोध हो रहा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखेंगे चीज़ को, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के बाद में उसका फेलियर हो जाना और इनको डिप्टी सीएम बनाना कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच महिलाओं के इर्द गिर्द है और महिलाओं को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व की पहली प्राथमिकता है, जिसका ये आप प्रतिफल देख रहे हो। साफ तौर पे अभी तो सिर्फ डिप्टी सीएम की बात हुई, अभी तो कैबिनेट भी बाकी है। अब ये देखना होगा शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट में कितनी महिलाओं को स्थान मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। शशांक जी ने एक बड़ा विषय दे दिया। क्या आपको लगता है कि अभी शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में और महिलाओं, क्योंकि चाहे वो बात हम रत्ना देवनाथ की करें, चाहे हम कलिता माझी की बात करें, चाहे हम रेखा पात्रा की बात करें, वो जो प्रिविलेज महिला जिनको भारतीय जनता पार्टी राजनीति में तब ले आई जब उन्होंने कहरा भी कभी नहीं सुना था राजनीति का। कलिता माझी के बारे में तो कहते हैं कि घरों में चौका बर्तन करने का काम करती थी वो, और उसको कुछ लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और भारतीय जनता पार्टी उसको सामने लाई और महिलाओं ने उसे जिताया। रेखा पात्रा अपना बच्चा लिए घूम रही थी संदेश खाली में, वीडियोस देखिए आप। और रत्ना देवनाथ, आरजीकर को कौन नहीं समझता। तो क्या अभी और भी महिलाओं को मंत्रिमंडल में मौका देगी भाजपा? देखिए, बंगाल की अगर पृष्ठभूमि को समझिए तो वहाँ पर महिला प्रधान है, वहाँ पर ज़्यादातर निर्णय महिला लेती हैं,
महिलाओं के पीछे वहाँ पर पुरुष चलने की एक प्रथा शुरुआत से रही है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बंगाल में जो पृष्ठभूमि रही है वो महिला प्रधान की ही रही है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आधी आबादी ने जब उनको चुना है और आधी आबादी ने उनको समर्थन दिया है तो जाहिर सी बात है हिस्सेदारी उनकी भी बराबर होनी चाहिए। और सिर्फ रत्ना देवनाथ नहीं, और इस तरीके के तमाम वहाँ पर पार्टी के विधायक महिला जीती हैं जिन्होंने वहाँ की स्थानीय राजनीति से लड़कर अपना नाम सबसे ऊपर लाया। पहली चीज़ तो भाजपा से हर वहाँ दूसरा तीसरा नाम पुरुष ही रहता था, लेकिन महिलाओं को जब मौका भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है तो जाहिर सी बात है महिलाओं का समर्थन मिलके वो वापस ऊपर निकल कर आई हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल सकता है। और आने वाले समय पर उसमें महिला आयोग है, उसमें महिलाओं को ओबीसी कोटे से है, SC/ST आयोग है, तमाम जगहों पर महिलाओं को एडजस्ट भी किया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि वो महिलाओं के साथ है, उनके शक्तिबंधन अधिनियम को एक बार फिर से धार देना चाहती है, तो बंगाल सबसे बढ़िया उदाहरण है महिलाओं को आगे करके राजनीति करने का। शक्ति में दिखेगा पश्चिम बंगाल का मंत्रिमंडल, अगर शक्ति में दिखा, नारी शक्ति से भरपूर दिखा, अगर वहां 33% जिस महिला आरक्षण की बिल की बात की जाती है उसी अनुपात में भारतीय जनता पार्टी वहां पर मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करती है और पश्चिम बंगाल की सरकार महिला शक्ति की दमदारी के साथ आगे बढ़ती है, तो क्या यूपी पर आने वाले समय में इसका प्रभाव होगा? और क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की राजनीति सबसे बड़ी है उन्हें भी आधी आबादी को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा? देखिए, महत्व दी जा रही है। बंगाल की आप बात कर रहे थे, 23 महिलाएं लगभग बीजेपी से विधायक बनी हैं, तो टिकट दिया गया, प्राथमिकता दी गई, प्रायोरिटी मिली, तभी तो जीत के आई। तो अब यूपी की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यूपी की पॉलिटिक्स में भी चाहे महिला मोर्चा हो, महिला आयोग हो, महिलाओं की सेफ्टी को लेके पूरे स्टेट में महिलाओं की सेफ्टी की बात यूपी के लिए किया जाता है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं, स्टेट बड़ा है, लार्जेस्ट अमाउंट पीपल हैं, तो स्टेट में क्या कुछ चल रहा है वो बाद की बातें हैं, लेकिन बुलडोजर मॉडल यूपी में लागू है, चालू है और कामयाब भी है। तो बंगाल में भी ये यूपी मॉडल जो है चलेगा भी। शुभेंदु अधिकारी एक माना जा रहा है कि अच्छे, सशक्त और एक पावरफुल सीएम बन के उभरेंगे। और चूंकि इलेक्शन में योगी जी का पैर छूते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उनका जो वीडियो वायरल हुआ, तो कितने बड़े अनुयायी होंगे ये सीएम योगी के, इससे बड़ा प्रमाण आपको और नहीं देखने को मिलेगा। ठीक बात है। तो मेरा नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह, और जैसा कि आपने इन सबको सुना, अनामिका पाल सिंह जी, विजय त्रिपाठी जी, शशांक श्रीवास्तव जी, ये सब राजनीति के गहरे जानकार लोग हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ की राजनीति भी सबसे बड़ी है और उस राजनीति का अध्ययन ये करते हैं, और इन्होंने उसी कंटेक्स्ट में बंगाल की बात आपके सामने रखी। अब आप भी बता दो कि आपको क्या बुझाता है, क्या समझ में आता है। हम लाएंगे फिर से ऐसी कोई बात आपके सामने जिसमें ऐसा ही गहन विश्लेषण होगा मुद्दों का जिन पर आपकी नजर है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ नमस्कार।